नमस्कार। डिजाना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया। ओपीएस भदौरिया भिंड जिले के मेहगांव से चुनाव जीते हैं, लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं और यह भी एक रिकॉर्ड है। मेहगांव में आज तक कोई लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया। यह भी एक रिकॉर्ड है कि मेहगांव से कभी कोई मंत्री नहीं बन पाया, लेकिन ओपीएस मंत्री बने। और यह भी एक रिकॉर्ड है कि मेहगांव ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जो भी चुनाव होता है बहुत कश्मकश भरा होता है और चंबल की राजनीति का जो असली चेहरा है, अगर वो देखना है तो आपको मेहगांव का चुनाव देखना होता है। ओपीएस भदौरिया सिंधिया जी के बहुत नज़दीकी नेता माने जाते हैं। उनके कट्टर समर्थक हैं। छात्र राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में काम किया है। अनेक सालों से भिंड जिले में और चंबल संभाग में कांग्रेस का झंडा उठाते रहे थे, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया तो ओपीएस भदौरिया सबसे पहले और सबसे आगे सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। ओपीएस, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जब आपको ये पता चला कि सिंधिया जी अब कांग्रेस छोड़ रहे हैं और उससे भी ज़्यादा जब आपको ये पता चला कि अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जो निर्णय सिंधिया जी ने ले लिया उस निर्णय में हम उनके साथ थे। आपके मन में ये भाव नहीं आया कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वहाँ भाजपा में हम कैसे स्थान बताएंगे, कहीं महाराज के साथ जाना एक आत्मघाती कदम तो नहीं होगा? हमारे भविष्य की चिंता श्रीमान सिंधिया जी करते हैं, इसलिए हमने अपने भविष्य की चिंता कभी से नहीं की। जब से हम राजनीतिक रूप से सिंधिया परिवार से जुड़े हैं, हम कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। समय समय पर जिस चीज़ का मैं हकदार था वो मुझे बिना मांगे मिली है और हमारे भविष्य की चिंता सदैव उन्होंने की है, इसलिए हमें कोई ऐसा हमारे मन में आशंका नहीं थी। सिंधिया जी ने आपको कब बताया कि हम लोग जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, हम भाजपा में जाएंगे? बहुत लंबे समय से हम जो कार्यकर्ता लोग महाराज से जुड़े, विधानसभा का चुनाव जीत के आए, 25-30 साल लगातार अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा और जब सरकार बनी महाराज सिंधिया को चेहरा बनाया और उस पर हमको वोट मिला। पर सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमारे नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपमानित किया जा रहा था और एक षड्यंत्र के तहत उनको जनता से दूर रखने की साजिश की जा रही थी, उससे हम कार्यकर्ताओं का मन भी कहीं ना कहीं उद्वेलित था, विचलित था। और उस समय हमको ये लग रहा था कि इस तरह से हमारी एक तरह से राजनीतिक हत्या करने की साजिश की जा रही है। तो लंबे समय से मन में गुबार था और जब कमलनाथ जी ने ये कह दिया क्या उनको सड़कों पे उतरना है तो उतर जाएं, तो वो एक तरह से सीमा पार हो गई थी। तब कोई इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जब सिंधिया जी ने निर्णय लिया तब हम सब लोग मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार थे। अब जब चुनाव हुआ आपका जी, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, चुनाव लड़ा, बहुत ही कश्मकश भरा चुनाव आपका हुआ हेमंत कटारे से, बहुत नज़दीकी और संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ। आप बहुत चुनाव जीते थे, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे और फिर ये आपकी एक बार आपको 1 साल बाद, 1.25 साल बाद फिर मैदान में आना पड़ा। तो आपको लगा नहीं कि अच्छा भला एक राजनीति चल रही थी, अच्छा भला एक जीवन चल रहा था, फिर से ये संकट में डल गए हैं, कूद गए हैं? मन में कुछ इस तरह ख्याल नहीं आया कि 5 साल तो कम से कम आराम से काट लेते? जीवन में चुनौती स्वीकार करना, संघर्ष करना, यही तो जीवन है। इसके लिए हम मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार थे और कोई चुनौतीपूर्ण चुनाव नहीं हुआ। 1 साल के अंदर कभी हमने नहीं सोचा था कि हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा और वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि मैं 12 या 13 हज़ार से चुनाव जीता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1 साल पूर्व जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस का वोट 62,000 था और भारतीय जनता पार्टी का वोट 35,000 था, जिसको हमने बढ़ा के 74-75 हज़ार तक पहुंचाया। 40,000 वोट बढ़ना ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए एक चुनौती की तरह हमने इस चुनाव को स्वीकार किया और उसमें हम जीत के आए। ये 40,000 वोट जो आप लेके आए, ये आपका कमिटेड वोट था, जो आपके समर्थक, या आपका पर्सनल वोट जिसको आप कह सकते हैं? ये वो वोट था जो व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद करता था, मेरे लिए कमिटेड वोट था और वो गरीब जनता का वोट था जिसकी मैं सेवा करता था।
लेकिन राजनीति में तो ये कहा जाता है कि वहाँ गोविंद सिंह से आपकी नहीं बनती, और लेकिन भिंड कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि गोविंद सिंह ने आपकी मदद की। असलियत क्या है ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने तो कहा कि गोविंद सिंह को पार्टी से निकाल देना चाहिए, एक प्रस्ताव पारित किया भिंड जिला कांग्रेस ने। आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं, वहाँ की राजनीति को भी जानते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, अंदर खाने क्या समीकरण बन रहे थे? ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और ठीकरा एक दूसरे के सर पे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गोविंद सिंह ने हेमंत कटारी की मदद नहीं की होती तो हेमंत कटारी की जमानत जब्त होती। अब ये कांग्रेस में वजूद और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। कमलनाथ जी सदैव दिग्विजय सिंह जी को नीचा दिखाने की कोई मौका नहीं चूकते हैं और इसके माध्यम से दिग्विजय सिंह के लोगों पे आक्रमण किया जा रहा है, मुझे माध्यम बनाया जा रहा है। वस्तुस्थिति ये है कि मेरी गोविंद सिंह ने कोई मदद नहीं की, मेरी पार्टी ने मेरी मदद की है, मेरे कार्यकर्ताओं ने मदद की है, श्रीमंत सिंधिया जी ने मदद की है, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मदद की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीत के आया हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी में कैसा अनुभव कर रहे हैं? लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे, NSY के जिला अध्यक्ष रहे, आपका जो संस्कार है, जो दीक्षा शिक्षा हुई वो कांग्रेस में हुई, लेकिन जब आप इस पार्टी में आ गए, पूरे चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी का कैसा सहयोग मिला? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विशाल हृदय का है और पहले दिन से मुझे बराबर स्नेह और सम्मान मिला है। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, संगठन का, कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार और स्नेह के साथ परिवार में शामिल किया है और मुझे कभी ये महसूस नहीं होता कि मैंने कोई पार्टी बदली है। मुझे लगता है कि इस परिवार में मैं बहुत कांग्रेस से ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ओपीएस, ये कहा जा रहा है कि सिंधिया जी भाजपा में आ गए और उनके समर्थक भी आ गए, जो समर्थक मंत्री बने थे वो बने रहेंगे, गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट भी जल्दी मंत्री बन जाएंगे, लेकिन बाकी जो बड़े भारी संख्या में चंबल में, ग्वालियर संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में उनके समर्थक हैं, उनको कैसे भाजपा में एडजस्ट किया जाएगा? नगर निगम के चुनाव हैं, संगठन में अभी तक आपको कोई एडजस्ट नहीं किया गया, कोई पद नहीं मिला। नगर निगम चुनाव में इंदौर में कितने लोगों को, या ग्वालियर में, या भिंड में, या मुरैना में कितने लोगों को टिकट मिलेगा? तो कहीं ना कहीं आपके ही गुट के, आपके ही ग्रुप के कार्यकर्ताओं में ये चिंता है। आपको भी लोग बात करते होंगे, आपके भी कार्यकर्ता आपसे बोलते होंगे कि आप तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन होती है पार्टी में, उसका क्या होगा? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महाराज सिंधिया ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तब से लगभग 5 लाख कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संभाग स्तर पर बड़े बड़े सम्मेलन हुए और उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उस परिवार में शामिल हुए हैं। और उनके भविष्य की चिंता करना, उनको पार्टी में पूरी तरह से समाहित करना जिससे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस विषय पर हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन मंत्री जी से समय समय पर चर्चा भी करते हैं और हमारा प्रयास ये है कि अपेक्षित स्थान हमारे सब साथियों को मिले, सबको उचित सम्मान भी मिलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, संगठन में भी और स्थानीय निकायों के चुनाव में भी सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि महाराज ने कुछ जल्दबाजी कर दी सिंधिया जी ने। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वरिष्ठ हैं, थोड़े दिन की बात थी, फिर तो सिंधिया जी को ही मुख्यमंत्री बनना था, उनका ही नंबर आना था, वे सर्वमान्य नेता रहे। आप बहुत नज़दीकी हैं महाराज के, आपने उनको पढ़ा होगा, उनको देखा होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज को आपने पढ़ा होगा। क्या लगता है आपको कि महाराज ने कोई जल्दी कर दी? सिंधिया महाराज सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है, पूरी तरह से स्थिति का आकलन करने के बाद लिया होगा। इसलिए जो उन्होंने निर्णय लिया है वो उचित है और मैं उससे सहमत हूँ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग आरोप लगाते हैं, सिंधिया परिवार कभी पद का भूखा नहीं रहा, कभी उन्होंने किसी पद की मांग नहीं की, पर सम्मान और जनता क्षेत्र का विकास और जनता का, किसान का हक, इसको उन्होंने सदैव प्राथमिकता पर रखा है। और कांग्रेस में रह के
पिछले 1-1.5 साल के शासन में जो उम्मीद हम लेके आए थे, जो जो कल्पना उनके दिल और दिमाग में थी, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हरिजन भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और एक तरह से एक द्वंद्व की स्थिति कायम थी कि जिन लक्ष्यों को लेके हम राजनीति में हैं, अगर उन लक्ष्यों को हम पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर हमें उस दल या पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम उन लक्ष्यों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। कांग्रेस ने आप लोगों के खिलाफ बहुत आक्रामक रवैया अपनाया जब आप कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए और चुनाव नहीं शुरू हुए थे। चुनाव उसके पहले से कांग्रेस आप पर हमलावर हो गई थी, आपको टिकाऊ कहा जाने लगा था, बिकाऊ कहा जाने लगा था। 35 करोड़ रुपए में आप लोग बिक गए हैं। आपने, दिग्विजय सिंह ने तो एक कैलकुलेशन निकाल दिया था वोटों का कि इतने वोट रुपए आप मांगिए, अगर आपसे वोट मांगने आता है बीजेपी का उम्मीदवार तो उससे कहिए कि आपने मेरा वोट इतने रुपए में बेचा है, मुझे वोट वापस कीजिए। एक इक्वेशन दिग्विजय सिंह जी हर विधानसभा की रख रहे थे। कमलनाथ जी के तेवर बहुत आक्रामक थे। के मिश्रा जो वहाँ पर चुनाव के प्रभारी थे वो बहुत आक्रामक भाषा में गद्दार और जाने क्या क्या कह रहे थे। क्योंकि भिंड का, चंबल का खून खोलता है, वहाँ का पानी गर्म है। जब इस तरह की भाषा आप सुनते थे तो आपको कैसा लगता था? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इतने झूठे और अनर्गल आरोप लगाए गए कि मुझे भी ताज्जुब होता है कि राजनीति में, चूंकि मैं तो नया हूँ, कि इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। 35 करोड़ लिए, 50 करोड़ लिए, इस तरह के आरोप लगाए, गद्दार कहा। पर सब, हाँ, खून खोला, मेरे मतदाता का खून खोला, मेरे समर्थकों का खून खोला, और वो जवाब जनता ने कांग्रेस के चेहरे पर दे दिया। वो उसी का परिणाम था। ये झूठे जो आरोप लगाए उससे जनता में बौखलाहट हुई। जनता ने और ज़्यादा आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमको निर्दोष साबित किया और उनको ये साबित कर दिया कि ये गलत हैं, झूठ हैं, जो हमेशा क्षेत्र के विकास को रोकते हैं और केवल झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। चर्चा है कि सिंधिया जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं बहुत जल्दी। 14 जनवरी के आसपास जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें सिंधिया जी को स्थान मिलेगा। कुछ इस तरह की आपके पास इनपुट हो, कुछ खबर हो? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व निश्चित रूप से उनकी योग्यता का, उनकी क्षमता का प्रदेश और देश के हित में उपयोग करना चाहेगा, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में लिया जाना निश्चित रूप से आवश्यक भी है और उचित भी है। पर उन्होंने अपनी तरफ से कभी पद की बात नहीं की। उनका जो मकसद है वो है क्षेत्र का विकास और जनता की सेवा करना। उसके लिए उनको भारतीय जनता पार्टी में बराबर सम्मान मिल रहा है, उनको महत्व मिल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश के विकास में और 4 चांद लगेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी मिलकर जब काम करेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास और तेजी से होगा। चंबल पिछड़ा हुआ है, चंबल की अपनी समस्याएं हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है चंबल में। अब चूंकि एक ज़माने में मोती माधव की एक्सप्रेस दौड़ती थी, आज शिवराज और ज्योति की एक्सप्रेस दौड़ रही है। आपको लगता है कि ये दोनों बड़े नेता मिलकर कुछ चंबल में कुछ ऐसा उद्धार कर सकते हैं, चंबल में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं कि जो सदियों तक याद रखा जाए? बेरोजगारी एक भीषण समस्या है ग्वालियर चंबल संभाग में, और मैं उसको वस्तुतः झेल भी रहा हूँ। जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ या मेरे पास फ़ोन आते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या लोग रोजगार की करते हैं, रोजगार की मांग करते हैं। और हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं के, माननीय शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी के दिमाग में ये बात है और इस पर व्यापक मंथन चल रहा है कि क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण में कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। चंबल एक्सप्रेस वे भी उसमें से एक फैक्टर है जो उस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेगा और रोजगार को प्रभावित करेगा। इस तरह की कई योजनाएं हैं उनके दिमाग में, जो कृषि आधारित छोटे उद्योग हैं, जिससे चूंकि वो उस क्षेत्र की जो मूल आजीविका है वो कृषि है, तो कृषि से संबंधित ऐसे उद्योग ले आए जाएँ छोटे स्तर पे जिससे जनता को रोजगार मिले और उस क्षेत्र में विकास भी हो। ये जो नौजवान हैं आपके भिंड के, खासतौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र के, उनमें बहुत सारे नौजवान मिलिट्री में जाते हैं, फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की हाइट, डील डोल, कद काटिए, माशाल्लाह आप भी खूब लंबे चौड़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या इस तरह की भर्ती बार बार हो और भर्ती का केंद्र जो ग्वालियर बने, भिंड बने, इस दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं?
हाँ, समय समय पर केंद्र सरकार इस तरह की रैलियां आयोजित करती है। उन रैलियों के माध्यम से एक बड़े व्यापक स्तर पर भर्ती होती है और ये गर्व की बात है कि हमारा ग्वालियर चंबल देश की सेवा में लगा हुआ है और लगभग हर घर से एक नौजवान सेना में है और ज़्यादातर लोगों की अपेक्षा भी सेना में जाने की रहती है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक भिंड जिले को नया सैन्य विद्यालय भी दिया है, जो रीवा के बाद अगला सैन्य विद्यालय जो होगा वो भिंड जिले में होगा। उससे नए बच्चे तैयार जी होंगे वहाँ। बिल्कुल, नए लोगों को भदौरिया अवसर जी, जो चंबल के तासीर है, जी वो तासीर सही कहने वाली तासीर है, सामने मुंह पर बोलने वाली तासीर है। राजनीति में ये तासीर कहाँ तक फिट होती है? ये राजनीति में भी बिल्कुल लागू है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि चंबल का आदमी जो कुछ कहेगा, आपसे गुस्सा भी होगा तो आपके मुंह पे कह देगा, लेकिन पीछे कुछ नहीं रखता है। तो जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे भी कहती है और हम भी जनता को। कई इस तरह के वीडियो हमने देखे थे कि आप जनसंपर्क करने आ रहे थे, लोगों ने विरोध किया था, आपका रोका हुआ, रोकने की कोशिश हुई कई जगह। नहीं, ऐसी परिस्थिति मेरे साथ कभी नहीं बनी, क्योंकि मैं जब विधायक नहीं था तब भी वही था, विधायक था तब भी और मंत्री बन गया, मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। पर हमारे क्षेत्र की जनता सीधी है, सरल है और सहज है। उसकी बात कहने का अपना तरीका होता है, उसको हम दूसरे रूप में ले सकते हैं, पर वो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बात कहते हैं वो हो सकता है दूसरे क्षेत्रों में ऐसा लगे कि वो गुस्सा है, क्रोधित हैं, पर वो एक उनकी सामान्य प्रक्रिया है। ओपीएस की छवि बाहुबली नेता की छवि क्यों है? नहीं, मेरी बाहुबली नेता की छवि नहीं है। मेरी छवि तो एक सीधे और सहज और सरल व्यक्ति की है, जो 24 घंटे जनता की सेवा करता है और निश्चित रूप से मुझे अपनी सहजता और सरलता का लाभ क्षेत्र में मिलता है। आखिरी के 3 दिन में जिस तरह का चुनाव हुआ, जिस तरह की खबरें आ रही थी, वो बताती है कि ओपीएस वहाँ बहुत दबंग और ताकतवर नेता है। वस्तुस्थिति यह है कि चुनाव आखिरी 3 दिन में ही होता है, पर इस बार जिस तरह का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, कांग्रेस वहाँ गुंडागर्दी पे आमादा थी, कांग्रेस वहाँ लोगों को डरा धमका रही थी, वोटरों को आतंकित किया जा रहा था, तब कोई अन्य विकल्प नहीं था कि मैं अपना स्वरूप बदलूं और कांग्रेस को कांग्रेस की भाषा में जवाब दूं। वो करना मेरी मजबूरी थी और वो मैंने किया। ओपीएस ने कांग्रेस को कांग्रेस की भाषा में जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की भाषा में। सारे ब्राह्मण जिले के क्षेत्र के आपके खिलाफ क्यों हो गए, जबकि आप सहज हैं, सरल हैं, आप कहते हैं कि मैं खूब काम करता हूं? ब्राह्मण पंडित लोग क्यों नाराज हो गए आपसे? ब्राह्मण मुझसे नाराज नहीं थे, कुछ हद तक ब्राह्मण वोट भी मुझे मिला, पर एक भिंड जिले के राजनीतिक समीकरण रहा है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं तो जातिवाद का थोड़ा असर है, पर दुर्भाग्य से पहली बार ये हुआ कि भिंड जिले से कोई भी ब्राह्मण चुनाव जीत के नहीं आया। और दूसरी बात ये हुई कि 2 मंत्री हो गए और दोनों भदौरिया, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आप उसकी और हुई। अरविंद भदौरिया जी, कोई विरोध का कारण नहीं था और उसको जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, जो उस क्षेत्र का एक स्वभाव है, तो उस पूरी प्रतिक्रिया को मुझे झेलना पड़ा। और इसलिए लोगों को आश्चर्य भी हुआ। अरविंद भदौरिया के साथ साथ जब आपको मंत्री बनाया गया जी। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भिंड से 2 मंत्री और दोनों भदौरिया, ये भी शायद पहली बार हुआ। जी, तो ये हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्री बनाना, पर ये राजनीतिक समीकरण कैसे जमे कि जाटव का नाम कट गया और ओपीएस का नाम आ गया? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उन्होंने जो तय किया हमने उसको स्वीकार किया। ये ओपीएस, ये जो 7 लोग हार गए आपकी पार्टी के और आपके खास लोग हैं, आपके गुट के लोग हैं, जिन्होंने सिंधिया जी के लिए कहना चाहिए कि अपनी विधायकी कुर्बान कर दी, जी, ये 7 लोगों का अब पुनर्वास कैसे होगा? इनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि ये 5 साल के लिए विधायक बने थे। इमरती देवी तो मंत्री भी बन गई थी, लेकिन उनको वो हार गई। गिरिराज दंडोतिया मंत्री बन गए थे, लेकिन वो हार गए। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों का जो व्यक्तिगत क्षति हुई है, उसको कहीं उसके बारे में महाराज चिंतित हैं? उनके भविष्य को लेके श्रीमंत महाराज साहब भी चिंतित हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, सब लोग उनके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कहीं ना कहीं उनको मान सम्मान दिया जाएगा और उसका कारण है, आज भले वो चुनाव हार गए, पर जिस दिन हमने सरकार बनाई उस दिन
नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से वो 7 लोग हमारे लिए बहुत आवश्यक थे। तो सरकार बनाने में जो उनका योगदान रहा है उसको हम नहीं नकार सकते, और जो 3 साल आने वाले हैं उन 3 साल में उनको विधायक के समकक्ष या उससे ऊपर उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, ये तय है और सम्मान उनको मिलेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। खुद शिवराज ने कहा कि अगर शिवराज की सरकार बनी है तो सिंधिया जी के कारण बनी है, आप लोगों के कारण बनी है, जी। जो आप कह रहे हैं बात। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को बहुत दिन हो गए जीते हुए को चुनाव, अभी तक शपथ नहीं दिलवाई है। शिवराज जी कहीं ऐसा तो नहीं मन बदल रहे हो अपना? जी नहीं, बहुत जल्दी उनकी शपथ की संभावना है और बहुत जल्दी उनकी शपथ होगी। सिंधिया जी से क्या बात हुई इस बारे में? सिंधिया जी 2-3 बार भोपाल आ चुके हैं, शिवराज जी से मिले हुए हैं। कभी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन ये तय है और बहुत जल्दी उनकी शपथ होगी, ये भी तय है। कांग्रेस की जो सरकार बनी थी भदौरिया जी, वो सरकार इसलिए बनी थी कि चंबल संभाग से, ग्वालियर संभाग से आप बहुत ज़्यादा सीटें जीत कर आई थी कांग्रेस। अब कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा जो चंबल संभाग का था वो कांग्रेस को छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में क्या वहाँ कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी और वहाँ हालात क्या बनेंगे? अब राजनीतिक समीकरण क्या बदलाव आएंगे जब अगला चुनाव 2023 में होगा? कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग समाप्ति की ओर है। ये उपचुनाव था, कुछ सीमित क्षेत्र में चुनाव था। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक जो बड़ा परिवर्तन उस क्षेत्र में आया वो ये था कि बहुजन का जो वोट था वो पूरी तरह से कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। इसलिए कहीं कहीं वो फाइट भी करने की स्थिति में थे। लेकिन अब जब आम चुनाव होगा तो उस समय कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ जाएगा। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, प्रचार करने वाले नहीं मिलेंगे और कांग्रेस उस संभाग में बुरी तरह से परास्त होकर के आएगी। अब जो 7 जगह पे आप चुनाव हार गए, वहाँ आपका विभाग बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जो कार्य स्वीकृत हो गए हैं, पैसा जारी हो गया है, चीफ इंजीनियर का एक लेटर है कि वो पैसा वापस भेजो, गोहद में भेजो, करेरा में भेजो, डबरा में भेजो, काम रोक दिए। तो अगर आप जीते नहीं तो वहाँ काम नहीं होंगे, विकास नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की भावना को लेकर कोई काम नहीं करती है। समग्र विकास और सबका साथ जो हमारा नारा है उस पर हम काम करते हैं। इस तरह की कोई धारणा नहीं है और अगर कोई बात होगी मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं उसको देखूंगा। लखन यादव आपके पुराने साथी हैं, मंत्री थे कांग्रेस के मंत्री लाखन सिंह जी। वो कमलनाथ जी की मिमिक्री कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या लाखन सिंह जी और दूसरे बहुत सारे विधायक भी आपके संपर्क में हैं, आना चाहते हैं, आएंगे भारतीय जनता पार्टी में? क्या लग रहा है? इस समय एक तो कांग्रेस में वजूद और वर्चस्व की लड़ाई चल रही, जैसा मैंने कहा था। कमलनाथ जी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं दिग्विजय सिंह के समर्थकों को अपमानित करने का। तो इनकी अंदरूनी लड़ाई है और अगर वो वहाँ अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को अभी किसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से अपनी सरकार चला रहे हैं। भविष्य में क्या होगा ये भविष्य पर निर्भर करता है। दिग्विजय सिंह जी आप लोगों का ये मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं, आपको जाना है जल्दी। दिग्विजय सिंह जी आप लोगों का इतना विरोध क्यों करते हैं? जबकि आप भी क्षत्रिय हैं, कांग्रेस में रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने हमेशा आपका विरोध किया। उसकी खास वजह क्या है? इस पूरे घटनाक्रम से अगर सबसे ज्यादा छटपटा रहा है तो वो दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह के कारण ये सरकार गिरी, एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी और एक तरह से सुपर मुख्यमंत्री की तरह वो सरकार को संचालित कर रहे थे। और कांग्रेस में अब अपने अपने बेटों की भविष्य की चिंता है, इसलिए परिस्थितियां निर्मित हुई जिसकी उनको संभावना नहीं थी। इसलिए सबसे ज़्यादा बौखलाहट दिग्विजय सिंह जी के अंदर ही है। बहुत धन्यवाद ओपीएस भदौरिया इस लंबी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया को। बेबाक उन्होंने बात की और बहुत ही बिंदास अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे
कांग्रेस की शैली में जवाब देना आता है और वह बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को गिराने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की है, क्योंकि वो अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए बौखलाहट भी उनके पास है। ये थे ओपीएस भदौरिया, जो बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।